Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing ARK 9th year CS professional student चैप्टर नंबर 5 तो रेगुलेटरी एक्शन कंटेंट चल रहा है, पार्ट सेकंड है। जी हाँ, क्लास सेकंड डिस्कस करने वाला हूँ। याद रखना यहाँ पर प्रोसीजर सारे बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। और बहुत सी बात है कि तुम कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, आगे भी पढ़ते रहो, ठीक है। चैप्टर लेंथी है ना, बहुत सारी बातें समझनी है, सीखनी है, फिर रिवाइज करनी है ताकि हम याद कर सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखने में सबको इजी लगता है ना, लेकिन जब हम कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। क्योंकि आई नो दैट वेरी वेल, आपका कुछ क्वेरी था कि सर पढ़ने में तो मजा आ रहा है, सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके, उसके लिए बेटा बता रखा टेस्ट अटेंड करो। बट अभी ना हमारा जैसे हम लोग कंपनी लॉ वाला पार्ट कर लेंगे, जी हाँ, कंपनीज एक्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चिंता मत करो, पहले सिखाऊंगा फिर आपसे करवाऊंगा सॉल्व। ऑलराइट, सो आज आगे डिस्कस करते हैं। सेक्शन 210 से 229 जाएंगे। जी हाँ, सेक्शन 210 से 229 जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन की बात करेगा। इन्वेस्टिगेशन किसका कह रहा है? कंपनी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑफ कोर्स, अभी मैं बहुत ध्यान से सुनना इस बात को क्योंकि यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है। कौन कह रहा है इन्वेस्टिगेशन करने को? सर सेंट्रल गवर्नमेंट है या ट्राइब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है, मतलब ट्राइब्यूनल कोर्ट ने ऑर्डर किया भाई इस कंपनी के इन्वेस्टिगेट करवाओ अफेयर्स को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा ठीक है भाई हम करवाते हैं। बात पकड़ में आ रहा है? कैसे करवाएगा सब बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है क्यों नहीं जी, क्यों, क्या जरूरत पड़ रही है इन्वेस्टिगेशन करने की? क्या हमारा काम नहीं है, हमारा धंधा नहीं है, हमारा मुश्किल नहीं आती हमारे लिए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है अगर हमको लगता है कि कंपनी के अफेयर्स, सुनो ना, कंपनी के अफेयर्स, वापस कंपनी के अफेयर्स कैसे हैं, डिफ्रॉड करने वाले हैं मेंबर के साथ में, कंपनी के अफेयर्स हैं, अफेयर्स का मतलब समझ रहे हो ना, कंपनी की एक्टिविटीज, ठीक है, क्या कि वो डिफ्रॉड कर रहा है मेंबर के साथ में, क्रेडिटर के साथ में कर रहा है, कोई फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल बिजनेस कैरी किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास करेगा और वहां इस मैटर में फिर क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी बाय अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, इंस्पेक्टर। ऑलराइट, अच्छा उससे पहले ना कुछ बातें क्लियर होनी जरूरी है। जैसे पहले भी याद रखिए चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है, ऑपरेशन क्या है, मिसमैनेजमेंट क्या है। कुछ क्वेरी थी कंटिन्यू, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए टेबल भी यहाँ पर शो करी है। अच्छा याद रखना एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो टेबल मैं बताने वाला हूँ ना यहाँ पर, ये कुछ केसेस हैं, इंसिडेंट्स, एग्जांपल्स हैं ऑपरेशन के। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ऐसी कुछ सिचुएशन देगा, समझ में आ रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशन देगा और प्रोबेबली हो सकता है जो 6 यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी को सिचुएशन देगा, फिर आपको एग्जामिन करना है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन को। बात पकड़ में आया? तो क्या वो पहले मैटर देखेंगे, क्या वो ऐसा अफेयर है जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स होनी चाहिए, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ऑलराइट, अब ध्यान से देखो। हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों का रिक्वेस्ट था इसको अनार के 9 का व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया है, तो भैया अब मैं सबको तो भेज पाएंगे नहीं, हर एक को बेचारा को ढूंढेगा, तुमको भेजेगा स्टाफ, ऐसा तो करेगा नहीं, तो स्टेटस पे लगा दिया है, जाओ वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ सकते हो, यहां लेना चाहो यहां से भी ले सकते हो। हाँ, फटाफट डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन का केस देखो, पहले क्या कह रहा है कि अगर अलॉटिंग कंपनी शेयर्स इन अ मेथड व्हिच रिड्यूस द मेजॉरिटी shareholders to a minority of one or more vice versa, all right, इस तरह से शेयर अलॉटमेंट किए जा रहे हैं जिससे मिनोरिटी कम हो जाए, मेजॉरिटी बढ़े, या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी टू अ फ्यू शेयरहोल्डर्स विदाउट गिविंग सिमिलर अपॉर्चुनिटी टू अदर शेयरहोल्डर्स। अरे भाई, कंपनी में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए शेयरहोल्डर्स को, पर क्या कर रहे हो कि एक ग्रुप को तुम बेनिफिट दे रहे हो, दूसरे ग्रुप को नहीं दे रहे हो, मतलब सिमिलर शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, मैंने भी इक्विटी लिया हुआ है, तुमने भी इक्विटी लिया हुआ है, पर ट्रांसफर करने का बेनिफिट किसको मिल रहा है? किसी एक को ही। या वैल्यूइंग शेयर्स प्राइसेस कीपिंग इन माइंड फ्यू शेयरहोल्डर्स एडवांटेज एट द टाइम ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। अच्छा जी बेटा, दूसरा मतलब एक ग्रुप को बेनिफिट अच्छा मिल रहा है टाइम ऑफ मर्जिंग और दूसरे को कम पे मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन जैसा आपने देखा डिसेंडिंग शेयरहोल्डर केस में कोर्ट पूरा कंसीडर करता है। या इनएक्शन एंड डिले इन द रजिस्टरिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर ऐसा क्यों? आप समझो, डिले इसलिए कर रहे हैं कि शेयर्स अगर ऑफ कोर्स अभी मान लो ना डिले करेंगे और हमें पता है कि जो मेजॉरिटी की विश है वो पूरी करनी है, हमें मेजॉरिटी की विश पूरी करेंगे, अगर ये रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया इनके भी राइट्स आ जाएंगे, तो बोले डिले कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस बना रखे हैं, ये भी ऑपरेशन है। Deprive a member on opportunity to attend the meeting or vote in the meeting, of course मीटिंग अटेंड करने नहीं देते। अब नहीं देने का मतलब ये नहीं हो रहा है कि वो आया हुआ है उसको भगा दिया, कोई ना कोई टेक्निकल इशू अराइज कर दिया गया जिससे वो मीटिंग में पार्टिसिपेट ही ना कर पाए।
ट्रांसफरिंग शेयर्स हेल्ड बाय कंपनी टू फ्यू शेयरहोल्डर्स, सेलेक्टेड शेयरहोल्डर्स विदाउट गिविंग सिमिलर अपॉर्चुनिटीज। मतलब ट्रांसफरिंग शेयर्स हेल्ड बाय द कंपनी, चलिए तो वापस आ रहा है, ऑफ कोर्स ट्रांसफरिंग शेयर्स हेल्ड बाय कंपनी टू फ्यू सिलेक्टेड शेयरहोल्डर्स विदाउट गिविंग सिमिलर अपॉर्चुनिटी टू अदर शेयरहोल्डर्स। अब तुम सुनो, अभी ना ये तो मैं पहले तुम्हें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ये तो रिमाइंड कराने के लिए रखा है। अब एक बात समझो, इस तरह के अगर सामने आपकी चीजें आ रही हैं तो ये क्या कर रहा है, और ऐसा किस में क्या होगा। अब वो बोला एप्लीकेशन, आप लोग बोलोगे किसको रिक्वेस्ट करोगे, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगा, फिर देखेगा कि हाँ अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज उससे लग रही हैं तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा कंपनी के अफेयर्स को। पहला बात पकड़ में आया। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने फंड रेज किया ऑन द फॉर्म ऑफ दैट, ठीक है, और जो पर्पस से पैसा लिया हुआ है ना, उस पर्पस पे पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। जिस पर्पस से फंड यूटिलाइज किया जाना चाहिए था ना, वो किसी और पर्पस से इस्तेमाल कर रहा है। बात पकड़ में आ रहा है। जो जितना पैसा फंड लिया गया था ना, उतना तो यूटिलाइज भी नहीं हुआ है। ऐसे केस में भी गवर्नमेंट को अगर लगेगा तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। अब देखो इसके खेल यहीं से शुरू होता है। अगर हम देखें ध्यान से, देखो अब ये बात जानते हो कि शेयर होल्डर्स, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ में दे रखा है, एक बार येलो वाला पार्ट पढ़ो। देखो, शेयर होल्डर्स हैव बीन इन्वेस्टेड विद वेरी राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स टू इलेक्ट डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्शन 13. However, shareholders are often ill-equipped to exercise effective control over the affairs of the company, and particularly in companies whose shareholders are widely scattered, and affairs of such companies are managed to the intents and purposes by its board of directors to the exclusion of predominant majority of shareholders. आप जानते हो ना एक बात, predominant majority of shareholders चलती किसकी है। अब देखो समझो ध्यान से, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट बात है। जिन कंपनीज में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा हो और स्कैटर्ड हो, मतलब आप पता है ना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली है बट अलग अलग जगह से सब लोग बिलोंग करते हैं, तो हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है ना, देखना तुम ध्यान से, मेजॉरिटी शेयर होल्डर क्या होता है, आके अपनी विशेष पूरी करवाता है डायरेक्टर्स से। अच्छा, अगर देखा जाए जितने हमने केसेस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पढ़े थे वो सारे इसी बातों तो बता रहे थे। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? ऑलराइट, चलिए कहता है अब ये क्या होगा, देखो इन सच अ सिचुएशन, रेड वन पढ़ना, रेड वाला पढ़ना, देखो रेड हाईलाइट जो किया हुआ है, सच अ सिचुएशन लीड्स टू अब्यूज ऑफ पावर बाय पर्सन इन कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी. It became therefore imperative for this government to assume certain power to investigate the affairs of the company in appropriate case, particularly where there was a reason to believe that business of the company was being conducted with intent to defraud its creditors, members, fraudulent, unlawful purpose, or in any manner oppressive any members. Any member नहीं, members. कैसा? members. member मत लगा देना, अभी समझाऊंगा क्यों बोल रहा हूं इसे। देखो अब यहां पर आओ, काइंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 210 में 12, 13, 16, 19 एंड 22 to 8 हर एक अलग अलग तरह से चलेगा। जैसे 210 में इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, क्यों? क्या कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट तो हार्म नहीं हो रहा है, अनलॉफुल बिजनेस तो कैरी नहीं कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कंपनी एनिमी कंट्री के साथ बिजनेस तो नहीं कर रही है, तो यहां पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा अफेयर्स किसके लिए, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। सेक्शन 212 में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जी हाँ इसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ये भी हम बताएंगे अलग से। फिर 213 में ट्राइब्यूनल को जब एक रिक्विजिट, ऑफ कोर्स रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सन, जैसे अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कम से कम 100 मेंबर्स और 1/10, ठीक है 1/10 जिनका वोटिंग राइट्स होगा रे, ठीक है, या फिर अगर कैपिटल नहीं है तो एटलीस्ट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देते हैं, ट्रिब्यूनल कंसीडर करता है, फिर ऑर्डर करता है कि चलो इन्वेस्टिगेट करो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। ये सेक्शन 213 के अंदर है। 216 में इन्वेस्टिगेशन अबाउट ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, ऑनरशिप का मतलब यहां पर समझना कि अल्टीमेटली ये फाइंड आउट करना है कि भाई एक्चुअल ओनर कौन है इस कंपनी का, मतलब अरे यार ऐसा तो नहीं है बेनिफिशियल और कौन है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है,
ये कंपनी में एक्चुअली जो कंपनी के अंदर, हाँ सुनो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि पता लगा कि जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स हैं उनके ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो कोई थर्ड पार्टी उनको पैसा दे रहा है और कंट्रोल कर रहा है कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नॉमिनी क्रिएट करके। अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। ये सेक्शन 216 में हम ओनरशिप इन्वेस्टिगेट करेंगे। 219 के अंदर क्या है, इन्वेस्टिगेशन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अफेयर्स का मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पर कंपनी के अफेयर्स हम देखेंगे, तब ये देखेंगे कि कहीं वो अफेयर्स विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स या मेंबर्स तो नहीं हो रहे हैं, या कोई अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, वो 219 में हम देखेंगे। एंड 228 के अंदर फॉरेन कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी सब समझाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो सिर्फ है ना पिक्चर देखो, सुनो ये चैप्टर सच में डिफिकल्ट नहीं है, टेक्निकल टर्म्स बीच में आ जाती हैं तो रीडिंग की वजह से लगता है बड़ा इजी है। इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन तुम ध्यान से ना केसेस पे ध्यान देना। क्लियर? अब जैसे यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 210। अब सिंपल सी बातें कर रहा है, तुम ध्यान से बस ग्रैब करो। देखो, इन्वेस्टिंग इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय अंडर सेक्शन 210। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, जैसे मैंने अभी कहा, किसी कंपनी के अफेयर्स जो हैं, अफेयर्स पापा सुनो, अफेयर्स कैसे हैं, गड़बड़ करने वाले। देखो अभी देखो, पहले आओ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा ऑन द ग्राउंड गिवन। अब ऑर्डर कौन ग्राउंड्स पे करेगा, तो ये 3 ग्राउंड्स हैं। अब देखो आपको याद होगा, हमने पहले डिस्कस किया उससे पहले वाली क्लास में, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्ट्रार ने मतलब आरओसी ने या इंस्पेक्टर ने अपना रिपोर्ट इंस्पेक्शन किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया, फाइनली एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, उसमें रिक्वेस्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करवाइएगा, मामला कुछ गड़बड़ है, गंभीर है, ठीक है। तो पहला सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 की बात कर रहा हूं, यहां पे क्लॉज ए बी सी लिखा हुआ है, ये किसके क्लॉजेस हैं, सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 की क्लॉजेस हैं। क्लॉज ए के अंदर क्या कह रहा है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द आरओसी और इंस्पेक्टर। दूसरा, ऑन इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय कंपनी दैट अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। दूसरा सेक्शन क्या है, जब यहां पर शेयर होल्डर्स एसआर पास करेंगे, क्या करेंगे, एसआर पास करेंगे, एसआर पास करके, देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, जब शेयर होल्डर एसआर पास करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन देंगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर मतलब मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को एक एप्लीकेशन जाएगा। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझना, जब ये एसआर पास कर लेंगे ना और ये रिक्वेस्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे तो अगर सबका करने लग गया तो हो गया काम, ठीक है, क्योंकि हो सकता है झूठ भी तो हो, झूठा भी तो हो सकता है। तो मैं अभी एक बात पहले यहाँ पे ऐड कर दूं आपकी नॉलेज में, फटाफट सुनते जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा भाई तुम लोगों को ना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। किस चीज की सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन देना पड़ेगा, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन देना पड़ेगा। बोलो सर ठीक है दे देंगे, लेकिन कितना वो बताता हूं भी, लेकिन अगर वो हम तुमको दे रहे हैं तो हमारी कंपनी गड़बड़ चल रहा है, उसके बाद में पैसा भी हम भरे सिक्योरिटी का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है भाई अगर ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में अगर कन्वर्ट हो गया, मतलब ये बात प्रूव हो गया कि सच में कंपनी के अफेयर्स फ्रॉडुलेंट हैं, अनलॉफुल हैं या डिफ्रॉड करना चाहते थे आपके साथ में वो, और ये प्रूव हो गया और उस पे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गई, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गई इन द कोर्ट, ऐसे केस में आपका सिक्योरिटी का पैसा हम वापस कर देंगे। क्लियर? तो ये भी समझाता हूं। देखो अब पहले तो यहां पर समझेंगे क्या, देखो आओ, पहला क्या देखा हमने, ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द आरओसी, मेरे साथ बोलना शर्माना मत, ऑन द रिसिप्ट ऑफ फ्रॉम द आरओसी, ठीक है सर, या इंस्पेक्टर का केस से लेंगे। एसआर पास हुआ है कंपनी ने, एसआर पास करी कंपनी के लोगों ने, ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट किया है। थर्ड, इन पब्लिक इंटरेस्ट, अब ये गवर्नमेंट के खुद का नॉलेज में आया कि एज्यूम करके देखो जिस कंट्री के साथ में बिजनेस बंद किया हुआ है उस कंट्री एनिमी कंट्री के साथ बिजनेस करते हो, शर्म नहीं आती है, पकड़ में आ रहा है, ऐसे केस में भी पब्लिक इंटरेस्ट में भी कर सकता है। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनी ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है जो मान लीजिएगा किसी रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रही है, उस पर इनके एडवर्टाइजमेंट्स हैं, हाँ तो ऐसे केस में भी कर सकती हैं।
अच्छा आगे देखते हैं, देखो इट में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा। मेरे साथ को सुनना ध्यान से, ज्यादा ना सुनना ध्यान से। तो यहां पर 3 ग्राउंड से सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी एंड सी। क्लॉज ए में क्या है, रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द आरओसी इंस्पेक्टर। थर्ड में क्या है, एसआर पास बाय द कंपनी एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एंड सी क्या है, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है ना। आफ्टर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट इंस्पेक्टर कि भाई जाओ इन्वेस्टिगेट करो। क्लियर। देखो ये वाला पैराग्राफ हाइलाइटेड पढ़ो। For the purpose of investigation, central government may appoint one or more inspector to investigate the affairs of the company. These inspectors shall report on affairs of the company in such manner as the central government may direct. ठीक है सर। अब ये रूल बड़ा इंटरेस्टिंग आया, देखो ध्यान से। According to Rule 5 of the Companies Inspection, Investigation and Inquiry Rule 14, कौन सा रूल है, रूल नंबर 5 किसका है, कंपनीज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन इंक्वायरी रूल 2015। अब इस इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, अच्छा वैसे तुम्हें याद करना है ना, वैसे भी 3 ऐसे चलता है। पहले क्या होता है, इंस्पेक्शन, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर इंक्वायरी, याद रहेगा। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, सिक्योरिटी की बात करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में, बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में before appointing an inspector under section 3 of section 210 require applicant to give security shall not exceed 25,000 rupees for payment of cost and expenses of investigation। वो पता है क्यों होता है, वैसे है ना, बहुत सारा केस देखने को मिला, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में कोई फ्रिवलेस एप्लीकेशन लगा दिया, झूठी एप्लीकेशन लगा दिया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में रोकने का प्रेशर बना रहता है। ठीक है, इवन अगर फ्रिवलेस एप्लीकेशन है ना, ध्यान सुनना, फ्रिवलेस अगर एप्लीकेशन है तो ये तो जो सिक्योरिटी है तो जाएगा। इसके अलावा उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। बात पकड़ना इस बात को। सो अगर टर्नओवर कंपनी का कैसे करना है, इस पर प्रीवियस बैलेंस शीट टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है तो सिक्योरिटी का अमाउंट कितना है, 10,000 करोड़ है, सॉरी 10,000 रुपीज है। और अगर मोर देन 50 करोड़ से है लेकिन अप टू 200 करोड़ तक है देन 15,000। एंड अगर यही मोर देन 200 करोड़ हो जाएगा तो सिक्योरिटी अमाउंट 25,000। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 25,000 है। आफ्टर 200 करोड़ कितना भी हो वो 25,000 रहेगा। सिंपल सी बात है। ये आपको एट टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देना पड़ेगा। अब आप कंपनी का चेक कर लो भाई, टर्नओवर कितना है, उसका बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग टर्नओवर कितना है, प्रीवियस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। अगर 50 करोड़ है 10,000, 50 से 200 15,000, 50 करोड़ 10,000, 50 करोड़ से ज्यादा 200 तक, अप टू 200 15,000 रुपीज सिक्योरिटी, और मोर देन 200 करोड़ टर्नओवर है तो 25,000 रुपीज। ऑलराइट सर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात पहले कही थी इन्होंने, सिक्योरिटी शैल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट इफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इन प्रोसिक्यूशन। मामला अगर क्या चला गया प्रोसिक्यूशन के अंदर तो चिंता ना कीजिएगा, रिफंड हो जाएगी, नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात और दे रखी है, ये याद करो मेरे सामने, सुनो याद करो, सीख लो, क्योंकि जब हम है ना कोई क्वेश्चन आएगा हमारे सामने तो कई सारी चीजें मिलके बन के आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आ जाएगा कि चलिए ठीक है लिख दीजिएगा भैया इन्वेस्टिगेशन के 3 कोई ग्राउंड दे दीजिएगा, सेक्शन 210 सेक्शन 1 क्लॉज ए बी सी पे लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो हमें सब ब्रॉडली सब चीजें सीखनी सुननी है। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ अ कॉमन कंपनी मेड बाय मेंबर्स और अदर पर्सन, सेक्शन 213। सेक्शन 213 के अंदर एनसीएलटी जो है वो ऑर्डर पास करेंगी फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेड एप्लीकेशन एटलीस्ट इतना लोगों से आया हो। देखो कंपनी एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय ट्रिब्यूनल। दो सिचुएशन, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल मतलब एटलीस्ट 200 मेंबर्स, या फिर एटलीस्ट कितना कह रहा है 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर जिनके पास हो, एटलीस्ट 1/10 टोटल वोटिंग पावर, इतना मेंबर लोग होना चाहिए एट द टाइम ऑफ, एट द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन ना, ये होना चाहिए डेटा, जिस दिन आप फाइल कर रहे हो उस दिन डेटा हो वो 100 या फिर 1/10 टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो। सर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10, ऑलराइट, 1/10 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। All right. चलिए अब आगे देखते हैं। देखो आई होप ये दोनों बातें क्लियर हुआ होगा। सर हमने 213 के अंदर सीखा पहले, ठीक है। अभी यहां पे देखो हम लोग 210 में गया, अभी 212 को नहीं छोड़ना छेड़ा हमने, फिर हमने 213 के अंदर देखा है, सेक्शन 213 में देखा। अब उम्मीद कर रहा हूं पहले तो तुमको ये ग्राउंड समझ में आ गए होंगे,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बता देता रहा हूं बीच में, ये सिक्योरिटी का अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया होगा। कितना लोग रिक्विजिट नंबर रिक्वायर्ड है फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन रिस्पेक्ट ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द ऑर्डर ऑफ कैंसिलिटी, ये भी क्लियर होगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया भी डिस्कस किया कि ट्रिब्यूनल एटलीस्ट क्राइटेरिया जज करेगा कि हाँ एटलीस्ट 100 और 1/10 हैविंग टोटल नंबर ऑफ टोटल वोटिंग पावर, एटलीस्ट इतना लोग तो एप्लीकेशन लगाए। ठीक है, एप्लीकेशन मतलब इतना लोगों का एप्लीकेशन होना चाहिए, इतना लोग इस बात की जिद कर रहा है कंपनी के 100 या 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर मेंबर्स जिनके पास में है ये पावर, वो जिद कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करवाइए, तभी वो जिद की सुनवाई की जाएगी। अब समझना यार, एक दो बंदे की नहीं बात चलेगा इसमें। अब यहाँ पे कोई अच्छी बात लिखी, सपोर्टेड बाय एविडेंस शोइंग गुड रीजन फॉर सीकिंग ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी। एविडेंस का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आप वो प्रेजेंट करें। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये ना कहीं इस फैक्ट्स को, जब फैक्ट्स कोई फैक्ट्स हैं कि हाँ आप कह रहे हैं कि अफेयर्स जो है कंपनी के वो फ्रॉडुलेंट है या अनलॉफुल बिजनेस कैरी किया जा रहा है या डिफ्रॉड करा जा रहा है, तो आप कह रहे हैं, आप एलिगेशन इंपोज कर रहे हैं। बट अगर ये एलिगेशंस अगर विद सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं, ठीक है, इन दैट केस, तो ये यहाँ पर क्रिमिनल के लिए एक आपका केस एक्सेप्ट करना क्रिमिनल के लिए ऑफ कोर्स इजी हो जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास कर सकती है। Now, tribunal may also make an order on application made to it by the other person or otherwise if it is satisfied the circumstance suggests that। अब ध्यान सुनना, और किसी पर्सन के पे भी सुनेगा रे। यहाँ पे एक लैंग्वेज में क्या लिखा है? ट्रिब्यूनल में ऑल्सो मेक एन सच ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय एनी अदर पर्सन और अदरवाइज इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंस सजेस्ट दैट बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बीइंग कंडक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर मेंबर एनी अदर पर्सन अदरवाइज for a fraudulent unlawful purpose or in manner oppressive to its member or that company was formed for any fraudulent and unlawful purpose। any other person यहाँ पर डेफिनेशन जब दी जा रही है, ध्यान सुनना, मतलब कोई भी पर्सन मतलब कंसर्न पर्सन, यहाँ पे कंसर्न पर्सन मतलब आरओसी भी हो सकता है, यहाँ पर कंसर्न मतलब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, कोई क्रेडिटर भी हो सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड इवन ट्रिब्यूनल को भी लगता है, जब रिपोर्ट सबमिट की गई है और उसके रिपोर्ट सबमिशन के बाद में ट्रिब्यूनल को भी लगता है कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा भी, फ्रॉडुलेंट हैं, अनलॉफुल हैं, ठीक है, या डिफ्रॉड करने के पर्पस हैं। ये कंपनी की फॉर्मेशन ही इसलिए की गई है ताकि डिफ्रॉड किया सके। तो पहला बात तो ये देखा, फिर दूसरा कहता है पर्सन कंसर्न इन इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स हैव बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिसेंस और मिसकंडक्ट टुवर्ड्स द कंपनी और फ्रॉड इट्स मेंबर्स। दूसरा बात क्या हो सकता है कि फॉर्मेशन से रिलेटेड ही गड़बड़ घोपला गया हुआ है, हाँ, फ्रॉड करने के लिए मिसफिसेंस। members of the company have not been given all reasonable information including information relating to calculation of commission payable to managing or the directors or manager of the company। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि उनको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं जा रही हो, जैसे कंपनी में एक्टिविटी चल क्या रहा है, कौन से डिसीजन बोर्ड ले रही है, हमें पता ही नहीं होता है, ये समझना। अच्छा, ये प्रूव करना होता है, ऐसे नहीं खड़े होकर बोर्ड में चले गए। प्रैक्टिकली बहुत चीजें अलग है, यहाँ पढ़ना और वहां होने में बहुत फर्क है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि सर हमें सर्टेन नंबर ऑफ शोल्डर्स, जो कि मैंने बताया अभी अकॉर्डिंग इतनी रिक्वायरमेंट जो बताई गई है सेक्शन 213 देख के हमने, वो पूरी होनी बात जरूरी है। ठीक है, कि एटलीस्ट आप ये प्रूव कर सके विद एविडेंस कि हाँ ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हमें रिसीव ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने इंक्लूडिंग बोला कि कितना कमीशन पे किया जा रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर्स को या मैनेजर पर्सनल्स को, ठीक है, वो भी इंक्लूड किया गया है। इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट इज प्रूव दैट बिजनेस ऑफ द कंपनी, अगर वही तीनों बातें पूरी हो गई, देखो कि कंपनी का बिजनेस कैसे कंडक्टेड इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर मेंबर or person otherwise for a fraudulent unlawful purpose and company was formed for the fraudulent unlawful purpose। अच्छा, ये जो क्लॉज है ना, इसके ऊपर तो मैं फिर तो मैं बोल दूं, मैं इसलिए स्पीड से पढ़ रहा हूं क्योंकि हमने पहले वाले सेशंस, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, इस सब डिटेल में बोला है मैंने सारी बातें। ठीक है, बीच बीच में उनको मैं स्पीड से बोलता हूं जो मैंने अभी रिसेंट क्लासेस के अंदर डिटेल में बताई हैं, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स नहीं है तो याद रखेगा, रिक्वेस्ट भेजो, मैं अलग से एग्जाम्पल तुम्हें लिस्ट की भेज दूंगा।
Any person concerned in a formation of a company, management of its affairs or in connection with other have been guilty of fraud. वही दो बातें मैंने बोला ना, ऊपर अगर क्लॉज अगर इनमें से सेटिस्फाइड हो रही है ऑफ कोर्स तो वो प्रूव हो गया, ऑफ कोर्स तो एक्शन लिया जाएगा. देन every officer of company or who's in default and the person or persons concerned with the formation of company and management is affairs punishable for section 447 मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी. 447 का मतलब है क्रिमिनल लायबिलिटी, और पनिशमेंट भी कम नहीं है, तो मैं पता है ना बहुत कम छोटा सा ही पनिशमेंट है. ऑलराइट, सेक्शन 214 ने वही सेम बात, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इन्वेस्टिगेशन. जी हाँ, अभी जो हमने डिस्कस किया था ऊपर टेबल में, ये टेबल में वही सेम यहाँ पर बात कौन कर रहा है. रूल तो 5 है किसका, कंपनीज इंस्पेक्शन, बोलो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का रूल, कंपनीज रूल 2014 में. और यहाँ पे सेक्शन 204 जो है 214 नहीं 214 वो बता रहा है जी अगेन इसी बारे में. देखो, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स ये तो जमा कराना पड़ेगा, ठीक है. वापस वही बात है, सर सिक्योरिटी शैल बी रिफंड कर दिया जाएगा अगर ये ही जो आप इन्वेस्टिगेशन है किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू प्रोसिक्यूशन. ऑलराइट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, ये एक इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, यहाँ इसको ध्यान समझेंगे, ये इंटरेस्टिंग है. अभी मैं तुमको रिवाइज भी करवाऊंगा बताने के लिए क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं ना, अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आइए देखते हैं. देखिए, जब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान सुनना, सेक्शन 216, सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर आने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगा क्या कंपनी के अंदर ऑनरशिप टेस्ट करने का मतलब यहाँ पे 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पर वो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है. वो क्या देखना चाहता है कि कौन ऐसा पर्सन है, मतलब कौन है जो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, पहला कीवर्ड याद रखना, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, या फिर जो कंट्रोल करता हो कंपनी की पॉलिसीज को. एग्जैक्टली कौन है जो कंपनी की पॉलिसीज को कंट्रोल करता है. ध्यान समझना, ऑनरशिप है किसके हाथ में. देखो समझो, शेयर होल्डर्स तो हम जानते हैं ऑनर है, ठीक है, पर उन शेयर होल्डर्स में बेसिकली डायरेक्टली कौन है जो कंपनी के फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है कंपनी के अंदर. तो कीवर्ड क्या है, कौन पर्सन है ऐसा जो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, या कौन पर्सन ऐसा है जो कंट्रोल करता है कंपनी की पॉलिसीज को. ये बेनिफिशियरी इंटरेस्ट कौन रखता है, बेनिफिशियरी इंटरेस्ट कौन रखता है. अब करना जनरली होता है क्या, समझो कंपनी ए के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो डायरेक्टली जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है मतलब इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी से उन्हें शेयर होल्डर्स कह रहे हैं. अच्छी बात है सर, पर ये शेयर होल्डर जो है ना, इसको फंड कहां से आ रहा है, और जो ये डायरेक्शन देता है इस शेयर होल्डर को, ये हल्ला मचाता जाकर इस कंपनी के अंदर. तो हम देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट देखना चाहती है कि भाई यहां पर ये शेयर होल्डर इन्फ्लुएंस हो रहा है इससे जो उसको फंड प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली है कौन. तो ध्यान समझो, 3 यहाँ पे ग्राउंड ऐसे देखे गए हैं जहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होगा. इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी में बी ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड गिवन इन सेक्शन 216 सबसेक्शन 1. और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगा, वेयर ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द ट्रिब्यूनल और कोर्ट, where it appears to the central government that there is a person so do, it may appoint one or more the inspector to investigate and report on matters relating to the company and its membership for the purpose of determining a true person, जैसे who are or have been financially interested in success or failure, where the real or apparent person is real or apparent. हो सकता है शेयर होल्डर कंपनी के अंदर जो है वो ही एक्चुअली इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, वो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, तो हमें उस पर भी लग रहा है कि ठीक है हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल ऑनरशिप इसकी है. बात पकड़ में आ रहा है, पहले पकड़ में आया, ऑनरशिप एग्जैक्टली पता होना जरूरी है. उसके लिए करेंगे, देखेंगे who or have been interested, financially interested, ठीक है, ये बात पकड़ में आया. दूसरी बात, who or have been able to control or mentally influence the policies, कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, जी हाँ कंपनी पॉलिसीज, अब चाहे वो डिविडेंड पेमेंट को लेकर हो, ठीक है, चाहे वो ऑफ कोर्स किसी इंटरनल मैनेजमेंट को लेकर हो, वो पॉलिसीज कंट्रोल कौन कर रहा है वो पर्सन पता लगेगा, क्योंकि ऑनरशिप हाथ में है तो भैया कंट्रोल करने की पावर उसके हाथ में है. And who have or had beneficial interest in shares of the company. अब कई बार क्या होता है ना, कंपनी क्या करता है समझो, ए कंपनी बी कंपनी को पैसा देता है, फंड करता है, और किसी तीसरी कंपनी के अंदर फंड पैसा इन्वेस्ट करवाता है, और खुद एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट बन जाता है बीच में. वो तो नहीं गड़बड़ कहीं. Who are or have been beneficially owner या significant beneficial owner of the company. बात पकड़ में आ रहा है. 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जहां पर सेक्शन 216 सबसेक्शन 1 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा.
क्या देखने के लिए कि हु इज द पर्सन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड, मेरे साथ वर्ड यूज करो, की वर्ड है फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है, या कंट्रोल द कंपनीज पॉलिसीज, या फिर या मेंटल इन्फ्लुएंस। मैं तुम्हें कीवर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, आई होप इतना तुम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड वन इज कि कौन बेनिफिशियरी इंटरेस्ट रखता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट रखता है, या सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनर है, या फिर बेनिफिशियल ऑनर है। अब जैसे ही खबर उनको मिलेगी तो ऐसा केस में क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड ये सेम बात वहीं आ रहा है, रिपीट हो रहा है बार-बार, ठीक है। डिफाइन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में लिमिट द इन्वेस्टिगेशन टू पर्टिकुलर शेयर्स और डिबेंचर्स। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर में जब इंस्पेक्टर को ऑथराइज करती है तो ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है कि पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी वालों का ही इन्वेस्टिगेशन करना ऑनरशिप के लिए, या कंपनी के केस में अगर कोई स्पेसिफिक डिवेंचर इशू किए हुए थे, मान लीजिएगा 2017-18 के बीच में, और उसी पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जो उनका जो भी बैच था डिवेंचर्स का, उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो यहां पर उसी का ही किया जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, power of inspector shall extend to the investigation of any circumstances suggesting the existence of any arrangement or understanding which, though not legally binding, was observed or is likely to be observed in the practice, which is relevant for the purpose of his investigation. याद देखिएगा, पावर जो इंस्पेक्टर की है, अगर उसको लगता है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, वो कंट्रोल हो रहा है किसी ए लिमिटेड नाम की कंपनी से, यहां पर बी लिमिटेड कंपनी है जो सी लिमिटेड कंपनी को कंट्रोल करती है, समझना, उसकी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में करती है, बट बी लिमिटेड को फंडिंग आती है ए लिमिटेड से। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किसका क्या हुआ है, इन्होंने कि भैया सी लिमिटेड का हमने देख लिया, उसके अंदर ऑनरशिप किसकी है, बी लिमिटेड की, बी लिमिटेड के पास फंडिंग्स कहां से आ रही है, ए लिमिटेड से, फंडिंग इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कहा, अगर वो हो सकता है उसकी होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी भी हो सकती है, या इट इज नॉट नेसेसरी कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप। बात करें कई बार ये भी है, बात करें मैंने ऑफ बैलेंस शीट अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है तब भी, तो ऐसे केस में इंस्पेक्टर ए लिमिटेड की इन्वेस्टिगेशन को भी कंसीडर कर सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि उठा के चल दी है, ठीक है, बट हाँ, ही विल मेक द नोट्स। नाउ पावर इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज। रिलेटेड अब कंपनीज क्या होंगी यार, मेनली हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा भाई, उसकी होल्डिंग कंपनी पे, कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी पे, उसकी सब्सिडरी कंपनी पे, या सब्सिडरीज का होल्डिंग कंपनीज है उसके केसेस में। तो ये रिलेशनशिप भी तो समझना, इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया कि पता लगा ये समझ में नहीं आ रहा भाई कौन किसमें क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैसे अफेयर्स कंट्रोल हो रहे हैं। सो आओ देखो 219 के अंदर, Inspector subject to the prior approval of central government invests the affairs of any body corporate, ध्यान से रखना, any other body corporate which is or has at any relevant time has been company subsidiary company holding company subsidiary company of its holding company। ऐसा साइड में छोटा सा इतना सुंदर सा बना लो ताकि इजी रहे याद करना, कंपनीज का होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनीज है, उनका मैटर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज रिलेवेंट टाइम बीइंग मैनेज्ड बाय एनी पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी। ये देखना जरूरी है, कंपनी ए और कंपनी बी के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये क्या कंट्रोल कर रहे हैं बिजनेस को। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज है बॉडी कॉर्पोरेट, सो हियर वी विल आल्सो इंक्लूड द फॉरेन कंपनी फॉर दिस पर्पस। Any other body corporate whose board of directors comprises nominees of the company or is accommodated to act in accordance with directions। जैसे आपने देखा था, आपको याद भी होगा, बहुत फेमस केस रहा है ना, साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा। टाटा ने, साइरस मिस्त्री का मानना यही था कि जो डायरेक्टर्स हैं द बोर्ड वो इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, रतन टाटा के डिसीजन से, और वो वही करते हैं जो रतन टाटा सजेस्ट करते हैं। सो यू नो इट ही वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश this ground that you know the all directors in a company are the nominees of the Ratan Tata। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपने जिस कंपनी को फिनांस कर रहे हो उसमें बोर्ड भी आप ही कंट्रोल कर रहे हो, तो वो डायरेक्टर लोग वो काम करेंगे, ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो। लेकिन ऐसा क्या हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए होल्डिंग है और सब्सिडरी को कंट्रोल कर रही है, या जरूरी नहीं होल्डिंग सब्सिडरी हो, जिस कंपनी को फंड प्रोवाइड कर रहे हो वो फंड के साथ साथ कंडीशन रखी हुई है। Any person who is or has relevant time has been company's managing director or manager or employee। अगर रिलेशनशिप आ गया तो ठीक है, we are examining the relationship between the companies।
Now such investigation should be continuous ongoing investigation under section 210 12 of course ये चलता रहेगा साथ में, अगर इन्वेस्टिगेशन साथ में भी चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप जैसे मैंने भी कहा, आप ए लिमिटेड, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, आप ए लिमिटेड का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो कि एक मान लीजिए होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड है, बात समझ जाइएगा, या अदर सब्सिडीज हैं, या इसकी कोई एसोसिएट कंपनीज हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन इनके बीच क्रिएट हो रहा है, और ऐसे ही नहीं सिर्फ वही, यहां पर एमडी या किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या किसी कंपनी के एम्प्लॉइज रिलेट कर रहे हैं तो भी इन्वेस्टिगेशन में कर सकता है, प्रोवाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट सर। प्रोविजन एंड पावर ऑफ इंस्पेक्टर सेक्शन 213, बड़ा मजेदार पावर है, ऑलरेडी डिस्कस भी किया था थोड़ा सा। देखो, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉइज, पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज की ड्यूटी है कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड करें, किसको, इंस्पेक्टर को, जब वो कॉल करे फॉर इंफॉर्मेशन। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑल पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉइज एजेंट ऑफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट्स और अ पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन, अच्छा पर्सन अंडर इन्वेस्टिगेशन, to preserve and produce an inspector and other authorized person books, papers or company relating to company, other body corporate person which are in custody of the, of course, जैसे मान लीजिएगा कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में कंपनी के मिनट्स हैं, तो कंपनी सेक्रेटरी का ड्यूटी हो गया कि वो मिनट्स प्रोड्यूस करे। Otherwise to give the inspector all assistance in connection with the investigation which they are reasonable to, of course। ड्यूटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स, सेम बात है भैया, ड्यूटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स के अंदर जो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स है, अगर उसमें जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है जिसकी कस्टडी में वो बुक्स, अकाउंट्स, पेपर्स मेंटेन किए जाते हैं, तो वो उसका ड्यूटी बन जाएगा देने का। इनको सिर्फ समझना है, मैं इनको रीड कर रहा है, इनमें रट्टा नहीं मारना बैठ के। पीरियड ऑफ कस्टडी 180 डेज मैक्सिमम रख सकता है, फर्दर करेगा ऑफ कोर्स परमिशन लगेगा। इंस्पेक्टर जो है, आपको मैंने कल भी बताया था इससे पहले वाला क्लास के अंदर, इंस्पेक्टर क्या करेगा, अपनी कस्टडी में मैक्सिमम 180 डेज रखता है। इंस्पेक्टर शैल नॉट कीप बुक्स एंड पेपर्स फॉर मोर देन 180 डेज and return the same to the company body corporate from individual by whom or on whose behalf the books or paper were produced. The initial period may be extended 180 days by an order in writing, of course. ठीक है, एग्जामिनर ऑफ कोर्स, अब ये सब वही प्रोसेस चलेगा आगे का, जो आपने इन्वेस्टिगेट किया है, इंस्पेक्टर एग्जामिन करेगा ऑन ओथ, मतलब ओथ का मतलब क्या, कसम खिलवाते हैं कि कसम खाओ, नहीं सर, ऑन पेपर एफिडेविट साइन किया जाता है, जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं उन्हें साइन करेंगे वो खुद, और पता है यही खतरनाक हो जाता है, खतरनाक का मतलब यही एविडेंस बन जाएगा। एनी पास और प्रेजेंट ऑफिसर और एम्प्लॉय विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अदर पर्सन, ध्यान सुनना, उसकी एम्बिट में कौन कौन आ रहे हैं जब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कोई भी पास या प्रेजेंट ऑफिसर एम्प्लॉइज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और पर्सन है जिससे ओथ पे स्टेटमेंट लिया जा रहा है, ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लगेगा। फिर समझना, ए लिमिटेड के पास प्रेजेंट एम्प्लॉइज ऑफिसर्स हैं, उनके लिए तो परमिटेड है, बट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन को पता लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो अदर है, इनकी कैटेगरी में नहीं आता, डायरेक्टली वो रिलेट नहीं कर रहा है उस बॉडी कॉर्पोरेट से, ऐसे केस में उस पर्सन की ओथ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट सर। इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट, अदर पर्सन फॉर द पर्पस में रिक्वायर एनी अदर दोस पर्संस टू अपीयर बिफोर हिम पर्सनली, जी हाँ, उसके बाद में ये लेटर भेज के, जी हाँ, नोटिस भेज के किसी पर्सन की जो कर सकता है, क्या डिमांड कर सकता है कि पर्सनली वो प्रेजेंट हो। अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंग बात उन्होंने पहले कह दिया, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बता रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन, वो क्या है, वो है डायरेक्टर ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर जो डायरेक्टर ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस हैं, उनकी ही परमिशन लगेगा अगर किसी और पर्सन का ओथ पर स्टेटमेंट ले रहे हैं। कौन? इंस्पेक्टर। नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स प्रिपेयर किए जाएंगे, मतलब अब जिस कंपनी पे उसने इन्वेस्टिगेट किया होगा, विजिट किया, पूरी जो फाइंडिंग्स करी, फाइंडिंग रेडी कर लिया, वो नोट्स प्रिपेयर किए जाएंगे एंड देन वो फिर साइन करवा देंगे कंसर्न पर्सन से। Notes of any examination shall be taken down in writing and shall be read over to or by or signed by the person examined। जैसे अगर मान लीजिए कंपनी ने कमिश्नर सेक्रेटरी को एग्जामिन किया उन्होंने, ऑफ कोर्स उनके सामने रीड किया जाएगा इन राइटिंग, लिखा जाएगा, फिर रीड किया जाएगा और उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे and they have to use as evidence against that person। आया है। हाँ, अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर ये एविडेंस बन गया ऑफ कोर्स, अब इट डजंट मीन दैट कि ये एब्सोल्युटली अगेंस्ट हो गया,
सर फिर तो मजा आ गया। एक बात समझना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 20 पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसके अंदर हम एक सब आर्टिकल पढ़ते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी का ऑफ कोर्स एक एविडेंस बन गया है, बट यहां पर ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी ट्रीट हो सकता है। सो कोर्ट विल डिसाइड, बात पकड़ में आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एज ए एविडेंस ट्रीट किया जाएगा, तो कोर्ट एट अ फर्स्ट लुक इसे एज ए एविडेंस देखेगी। अब यहां मैं इसलिए सिखा रहा हूं बात, कई बार क्या होता है हम ये मानते हैं कि एविडेंस का मतलब यहां पर है कि एविडेंस का मतलब बात होगी खत्म, नहीं, एविडेंस मस्ट बी प्रूव इन द कोर्ट। क्या हो रहा है? ऑलराइट, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, पावर ऑफ इंस्पेक्टर वही सेम बात है सीवीसी वाली, सिविल प्रोसीजर कोड वाली, जैसे समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, डिस्कवरी और एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो सेम बात है। डिस्कवरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रूफ्स ऑफ पेपर्स अदर डॉक्यूमेंट्स, ये सिविल कोड वही तो करता है। अब पता है, देखो सुनो, अब ये क्लास अगर कोई फ्रेश होकर सुन रहा है अभी और पहले वाला नहीं देखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कंटिन्यूस क्लासेस में ये प्रोविजन अभी पहले वाले में डिटेल में समझा के आया हूं, फिर वापस नहीं बताऊंगा। सर प्लीज, अरे नहीं बताएंगे यार, समझा करो भाई, अभी पहले कल ही का तो क्लास है। पनिशमेंट फॉर डिसओबे, ये भी बताया था कि अगर आपने इंस्पेक्टर, इवन बताया था रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर के, आपने उनसे कोई इंफॉर्मेशन, आप डिसओबे कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उनको, या असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही प्यारी सजा दी बताई थी आपको। क्या देखो, इफ एनी डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ कंपनी डिसओबे द डायरेक्शन इशूड बाय द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, डायरेक्टर ऑफिसर ऑफ कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 year एंड फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीस और व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस। इवन डायरेक्टर्स को अपने ऑफिसर्स में वैकेंट करने पड़ेंगे अंडर सेक्शन 167। बात पकड़ में आ रहा है? खतरनाक है। फेलियर ऑफ अ पर्सन अंडर सेक्शन 270 सेक्शन 8, if any person fails to without reasonable or refuse to produce any inspector or authorized person any book or paper, मना कर दे, नहीं दे रहे, या furnish any information, या अपीयर नहीं हो रहा है, या साइन द नोट्स। अभी 4 ही सिचुएशन है, ध्यान सुनना, सुनो सुनो सुनो, ये 4 ही सिचुएशन है, 5वीं नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? कि 5वीं हो भी नहीं सकती, 4 ही सिचुएशन आ सकती है जहां पर वो गड़बड़ हो रहा होगा। क्या? पहला, या तो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कोई भी बुक्स या पेपर्स बिफोर द इंस्पेक्टर, मेरे साथ बोलना, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बुक्स या पेपर्स बिफोर द इंस्पेक्टर, ठीक है, या कोई इंफॉर्मेशन डिमांड किया वो फर्निश नहीं कर रहा है, या फर्निश कर रहा है इंफॉर्मेशन नहीं कर रहा है, या अपीयर करने को कहा था अपीयर नहीं हो रहा है, या फिर जो नोट्स उसने प्रिपेयर किए हैं आफ्टर एग्जामिनेशन उसको वो साइन करने से मना कर रहा है। 4 बातें होंगी, वापस बोलो मेरे सामने। पहला क्या कर रहा है? fails to produce या refuse to produce, fail या refuse दोनों ही बात है, fails to refuse, fails और refuse fails और refuse, fail हो गया या refuse कर रहा है। produce क्या करने से? produce the book of accounts हैं, papers हैं या documents हैं, या खुद produce नहीं हो रहा है, before personally produce नहीं हो रहा है, या इसके अलावा furnish नहीं करी उससे information, या एक और हो सकता है क्या, इसके अलावा 5वां नहीं, और फिर बोल रहा हूँ चौथा क्या होगा? साइन नहीं कर रहा है नोट्स। नाउ ही शैल बी पनिशेबल imprisonment फॉर अ टर्म व्हिच may extend to 6 months एंड फाइन व्हिच shall be not less than 25,000 रुपीस, और कंटिन्यू फाइन जो रहेगा वो रहेगा 2,000 रुपीस पर डे। ऑफ माय गॉड। असिस्टेंस टू इंस्पेक्टर बाय स्टेट, ऑफ कोर्स यहां पर आ रहा है स्टेट अथॉरिटीज। जैसे अब यही इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो वो स्टेट ऑफिशियल्स की भी हेल्प हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट है, पुलिस है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, ताकि भाई उसको इस मामले में असिस्टेंस मिले। आप सोच के देखिएगा, एक अकेला इंस्पेक्टर किसी कंपनी का ऑफिस किसी गांव में, रजिस्टर्ड ऑफिस है किसी गांव में, किसी आसपास जंगलों के पास में है, ठीक है, वो पहुंच गए वहां पे अकेले इन्वेस्टिगेशन करने, तो है ना, और मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो माइनिंग का बिजनेस करती है, और माइनिंग माफिया जो होते हैं वैसे खतरनाक, ठीक है, तो पता लगा वो माइनिंग में ही दबा के रख दिया उनको, रियलिटी है कई जगह होती है, तो यहाँ पर वो असिस्टेंस ले सकते हैं किसकी, पुलिस की या स्टेट अथॉरिटीज की, ठीक है। ऑलराइट सर, अब आता है असिस्टेंस बाय फॉरेन गवर्नमेंट जी। अब ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब फॉरेन गवर्नमेंट का केस में समझो, अब जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया का काम नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया का काम समझ रहे हो ना, हम लोग विजय माल्या भाई साहब का काम नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है, इंदिरा मोदी भाई साहब का काम नहीं बैठा सकते हैं, भाई साहब क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, आई एम सॉरी, मतलब नहीं हो सकता इन लोगों को भी ना। तो क्या होता है आपने देखा होगा जनरली, जैसे इंडिया है, इंडिया मान लीजिएगा यूएस के साथ में एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस करता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है कि अगर हमारे यहाँ कोई कंपनी है और वो आपके यहाँ भी कोई कंपनीज हैं, ठीक है, आपकी हमारी कंपनी आपके यहाँ बिजनेस कर रही है और आपकी कंपनी हमारे यहाँ बिजनेस कर रही है,
हम चाहते हैं कि उनका कोई भी मैटर इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो आप हमको परमिशन दो, हम आपको परमिशन देंगे विद सम assumptions, जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स वो एक्सचेंज नहीं की जाएंगी। तो एक ये आपस में एक क्या होता है, फॉरेन कंट्री के साथ में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट या प्रॉमिस का मतलब ये है कि आपको भी परमिट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। Central government may enter into an agreement with the government of a foreign state for a reciprocal arrangement to assist in any inspection, inquiry, investigation under this act. Corresponding law enforce that state with which reciprocal arrangements have been made, subject to the notification, exception, condition and qualifications as deemed quite. अब यही ऐसा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिया। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मतलब क्या होगा, ध्यान सुनना। इंस्पेक्टर जो है ना, इंडिया की कंसर्न कोर्ट को जो लेटर देगा, मतलब सॉरी एप्लीकेशन देगा, क्या करेगा इंस्पेक्टर, क्या करेंगे भाई साहब, बहुत सिंपल सी बात है। जहां इंडिया का कंसर्न कोर्ट को एप्लीकेशन देगा और रिक्वेस्ट करेगा कि जो दूसरा विदेश में, दूसरा कंट्री के अंदर जो कोर्ट है उसको आप रिक्वेस्ट करो कि वहां एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको हमको एग्जामिन करना है, उसका इन्वेस्टिगेट करना है, ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे वो हमको। तो ऐसे केस में इंडिया का कोर्ट दूसरी कंट्री के कोर्ट को ये रिक्वेस्ट लेटर भेजता है कि भाई आपको ये पर्सन या डॉक्यूमेंट्स या हमें ये एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, आप हमें ये काम करवा के देने का कृपा करें। धमकी नहीं है, रिक्वेस्ट है, याद रखिएगा। सेम ऐसे ही कोई और कंट्री जो है वो इंडिया को रिक्वेस्ट कर सकता है, फिर इंडिया की कोर्ट क्या करेगा, सेम उस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करवाएगा बाय ऑर्डर और अपॉइंट करके किसको, इंस्पेक्टर को। फिर इंस्पेक्टर अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा 30 डेज में और इंडियन कोर्ट को देगा, इंडियन कोर्ट फिर फॉरेन कोर्ट को इंटीमेट करेगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, इतना। अब ध्यान सुनना क्या हो रहा है। On application made by inspector to the competent court in India, court may issue a letter of request to the court authority in such country of place competent to deal with such request. Such application shall state that evidence is or may be available in that country or place outside India. क्या क्या लेटर ऑफर shall ask the court in that country or place outside. क्या क्या लेटर में क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे examine orally otherwise any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. ऐसा कोई पर्सन जिसके पास उस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और यूजुअली होता है हाँ कि इन्वेस्टमेंट्स यहाँ कराई जा रही हैं, पर्सन कहीं और से कंट्रोल कर रहा है, उसकी हम जानकारी चाहते हैं। रिकॉर्ड इज स्टेटमेंट मेड इन कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन रिक्वायर सच पर्सन, ये कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, याद रखना, फॉरेन कंट्री कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। या requires this person or any person to produce any document, things which may be its possession pertaining to the case, या to forward all evidences so taken or collected, authenticated copies of or other things collected to the court in India which had issued such letter of request. चार काम यहाँ पे बोले हैं जो कि यहाँ पर इंडियन कोर्ट अपने लेटर में रिक्वेस्ट कर रहा होगा किसको, फॉरेन कोर्ट को। ये बात सिंपल सा बता रहे हैं, ठीक है। एग्जामिन करना हो सकता है उस पर्सन को जो बाहर से बाहर का है, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड करेंगे उसका स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, या रिक्वायर कर सकते हो उस पर्सन टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स, या जो भी आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उनकी ऑथेंटिकेट कॉपीज हम इंडिया से डिलीवर कर दें। कैसे किया जाएगा, रूल 6 जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है कहाँ पे, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में। Letter of request shall be transmitted in such manner as the central government may specify in its behalf. According to Rule 6 of Companies Inspection, Investigation and Inquiry Rules on 14, letter of request shall be transmitted in such manner as specified to Ministry of Corporate Affairs. मतलब Ministry of Corporate Affairs जैसा बता रहे हैं ना, सेम वही फॉलो करना है, मतलब ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग लाइन, एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग्स रिसीव अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एग्जाम में ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन में क्या आता है, बात पकड़ में आ रहा है कि पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया क्या कि फॉरेन कंट्री से लिया हुआ ऑरल एविडेंस है या जो एग्जामिनेशन किया हुआ है वो एविडेंस रीड नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है सर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी कोर्ट जो है वो क्या करेगी, जिस पर्सन के लिए बाहर की कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है उस पर्सन को बुलाया जाएगा, ऑफ कोर्स उसके लिए इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे, फिर उसके क्या करेगा जाएगा, समन पर्सन बिफोर इट, रिकॉर्ड इज स्टेटमेंट, कॉज एनी डॉक्यूमेंटिंग टू बी प्रोड्यूस इट, देन सेंड अ लेटर टू एन इंस्पेक्टर फॉर इन्वेस्टिगेशन हु शैल thereupon investigate into affairs of the company and same manner as affairs of the other जो कंपनी करता है इन्वेस्टिगेटेड, एंड इंस्पेक्टर शैल सबमिट द रिपोर्ट टू द सच कोर्ट विद इन। अच्छा जनरली है ना इसके मामले में कौन सी होती है, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, मैं आपको बता दूं, मैं भूल गया, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, चाहे वो जब भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए उन्हें डेजिग्नेट करते हैं स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट अलग से नहीं होती हैं,
डिस्ट्रिक्ट और सेट लेवल पे जो बनाई जाती हैं। ऑलराइट, ये कह सकते हैं कोर्ट के अंदर एक स्पेशल विंग होती है। ऑलराइट सर, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक का कोई डाउट नहीं होगा। अगर रहता है ना, समझो किसी टेक्निकल वर्ड्स वगैरह पे क्लैरिटी नहीं आई है, नहीं समझ में आया, तो इनके व्हाट्सएप पे तुम भेजो, वहां मैं तुमको आंसर करूंगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा टेस्ट कंटिन्यू करना है। इस चैप्टर का आधा पार्ट होने के बाद इसका भी टेस्ट करेंगे। अच्छा, घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कुछ 2-3 क्वेश्चंस पहले केस स्टडी के फॉर्म में मैं आपके सामने रखूंगा, डिस्कस करूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो उसे मिस मत करना, और आज का टेस्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। बाय, टेक केयर।